तो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मेरे द्वारा चैनल बॉटनी एकेडमी में। आज हम लेकर के आए हैं आरपीएससी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के लिए क्वेश्चन पेपर हुआ था ईयर 2021 में, उसका सॉल्व इशू। इसमें 150 क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। देखिए, बिंदुस्राव या गटेशन होता है वातरन से, रंध्र से, जलरंध्र से या पुलिफॉर्म कोशिकाओं से। Guttation takes place through lenticels, stomata, hydatodes or buliform cells. So the answer is, तो बड़ा बच्चों वाला क्वेश्चन है, आंसर इज hydatodes. Next question is, the secondary vascular bundle in Dracaena stems are bicollateral, amphivessel, amphicrebal, amphifloic. आपको बताना है ड्रेसिना के अंदर जो वेस्कुलर बंडल होता है, दैट इज एम्फीवेसल टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द टर्म बार्क एज डिफाइंड बाय इसाऊ। इसाऊ ने जो बार्क की छाल की डेफिनेशन दी है उसमें कौन सा पार्ट शामिल नहीं है? सेकेंडरी फ्लोएम, पेरीसाइकिल, पेरिडर्म या कॉर्टेक्स। तो इन्होंने जो शामिल किया है उसमें सेकेंडरी फ्लोएम को शामिल नहीं किया है, इसाऊ, ये ध्यान रखना है आपको। बार्क जो होती है, बार्क कब बनती है? सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान बाहर की तरफ फ्लोएम, अंदर की तरफ जाइलम बन जाता है, प्राइमरी जाइलम को और अंदर धकेल दिया जाता है सेंटर की तरफ, लेकिन फ्लोएम बाहर की तरफ कटता है। तो जब बाहर की तरफ फ्लोएम कटता है तो उससे पहले बाहर की तरफ सेकेंडरी एपिडर्मिस, बाहर की तरफ ही कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन होता है, तो बाहर की तरफ ही पेरिसाइकिल बनती है। तो ऐसे करके सेक्शंस की कटिंग होती है। तो जो इसाऊ हैं इन्होंने सेकेंडरी फ्लोएम जो है, इसके अलावा बाकी पेरिसाइकिल, पेरिडर्म और कॉर्टेक्स, इन सबको बार्क के टर्म के अंदर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेलामेंट टिश्यू इज प्रेजेंट इन। वेलामेंट टिश्यू कहाँ पाया जाता है? न्यूमेटोफोर्स में, या एरियल रूट्स ऑफ द बनियन ट्री में, या रूट्स ऑफ द एपिफिटिक प्लांट्स में, या हॉस्टेरियल रूट्स ऑफ द पैरासिटिक प्लांट्स में। तो वेलामेंट टिश्यूज जो होते हैं, आपने पढ़ा होगा, ये पाए जाते हैं एपिफिटिक प्लांट्स में। आर्किड्स में हम इसको पढ़ते हैं। हम ये कहते हैं कि जो आर्किड्स होते हैं वो बड़े प्लांट के ऊपर, जो बड़ा प्लांट है उसके ऊपर लगे हुए रहते हैं, ऐसे अपने पौधे लगे रहते हैं आर्किड्स। और ये इस तरह के होते हैं कि एपिफिटिक प्लांट्स हैं, मतलब प्लांट के दूसरे प्लांट के ऊपर रहते हैं ये सिर्फ, और इनके अंदर अपनी ही जो रूट्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं। ये सिर्फ सपोर्ट यहाँ से लेते हैं, लेकिन इनको जो बाहर से वाटर मॉइस्चर लेना होता है या वाटर एयर लेनी होती है, इस सब के लिए ये वेलामेंट टिश्यूज पे डिपेंड करते हैं। वेलामेंट टिश्यूज स्पेशल टाइप का मॉइस्चर को गेन करने, मॉइस्चर को पकड़ने के लिए, या आर्द्रता ग्राही प्रकार का एक ऊतक होता है जो कि विशेष लक्षण होता है एपिफिटिक प्लांट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टीलोन सिद्धांत के अनुसार एकाक्षिक शाकन द्विघा शासन से वियुक्त हुई थी। अकॉर्डिंग टू द टीलोन थ्योरी, मोनोपोडियल ब्रांचिंग वॉज डिवॉइड फ्रॉम द डाइकोटोमस ब्रांचिंग बाय ओवरटॉपिंग, प्लेनेशन, वेबिंग और सिंजेनेसिस। जो टीलोन थ्योरी है उसके अनुसार ये कैसे डाइकोटोमस ब्रांचिंग, यानी ऐसे दो पार्ट्स में जब डिवीजन होता है, दिस इज कॉल्ड डाइकोटोमस ब्रांचिंग, और एक होता है मोनोपोडियल ब्रांचिंग, यानी सीधी की सीधी ब्रांचिंग। तो इसने कहा कि मोनोपोडियल ब्रांचिंग जो है वो डेवलप हुई है डाइकोटोमस ब्रांचिंग से। कैसे डेवलप हुई है? इस थ्योरी के अनुसार ओवरटॉपिंग जो हुई उसके कारण मोनोपोडियल ब्रांचिंग डाइकोटोमस ब्रांचिंग से डेवलप हुई है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर assertions A and reason R statements and choose the correct answer using the code given below. Assertion 1 is root apex is generally protected by a root cap. Second one is root meristem is subterminal. So क्या कहा गया कि जो रूट एपेक्स है
यहाँ पर रूट कैप होती है, तो इन्होंने कहा root apex is generally protected by root cap. This is root apex, it is covered by root cap. Second one is root मेरिस्टेम is subterminal. इन्होंने क्या कहा कि जो रूट मेरिस्टेम है वो स्टिक के जस्ट पीछे प्रेजेंट होती है. सो हम इसमें बता सकते हैं कि जो both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. अरेंज द फॉलोइंग प्लेसेंटेशन टाइप इन ऑर्डर ऑफ देयर फाइलोजेनेटिक हायरार्की एंशिएंट टू रीसेंट. हमको बताना है सबसे पहले तो सबसे पुराने प्रकार का प्लेसेंटेशन और सबसे रीसेंट टाइप का. तो आपके पास प्लेसेंटेशंस हैं एक्सल, बेसल, फ्री सेंट्रल और लेमिनार. तो सबसे पुराने तरीके का जो प्लेसेंटेशन होगा वो था हमारे पास लेमिनार टाइप का, देन एक्सियल, देन फ्री सेंट्रल, और जो सबसे रीसेंट हम मानते हैं एडवांस वो होता है बेसल. तो जो हमारा आंसर है वो होगा आंसर नंबर 3. नेक्स्ट देखिए, which of the following is not an example of open carpel bearing flower. इनमें से कौन सा ऐसा प्लांट है जिसमें जो फ्लावर है वो खिलते नहीं है. ये आपने पढ़ा है अपने ग्रेजुएशंस में, आपने पढ़ा होगा. नाम देखिए, क्लेमेटिस, कॉप्टिस, ड्रिमिस, डिजनेरिया. विवृत अंडपयुक्त पुष्प का उदाहरण नहीं है. तो इसका आंसर है, आप जानते हैं, क्लेमेटिस, जो कि फ्लावर्स खिलते नहीं है, खुलते नहीं है कभी भी, और अंदर ही अंदर उनमें पॉलिनेशन हो जाता है. पढ़ा होगा आपने पॉलिनेशन में. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पुष्पीय आकारिकी का अग्रवर्ती लक्षण है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांस कैरेक्टर ऑफ द फ्लोरल मॉर्फोलॉजी. अब यहाँ आपको एडवांस कैरेक्टर के बारे में बताना है, और एडवांस और प्रिमिटिव कैरेक्टर का मीनिंग जो है वो आप जानते होंगे. एडवांस कैरेक्टर का मतलब जैसे जैसे प्लांट्स का डेवलपमेंट होता चला गया है, कुछ कैरेक्टर्स थे जो रिड्यूस होते चले गए, लाइक नंबर ऑफ वोल्स, टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन, और चेंज होता चला गया अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू अडेप्टेशंस. तो जो पहले के कैरेक्टर्स हुआ करते थे वो कहलाते हैं प्रिमिटिव कैरेक्टर्स, और जो आगे के एडवांस, जो अभी तक सबसे ज़्यादा मोस्ट अडेप्टेड वर्जन्स में जो प्लांट्स में हमको आज की तारीख में दिखाई देने वाले कैरेक्टर्स हैं, दीज आर कॉल्ड एडवांस कैरेक्टर्स. तो जो यहाँ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांस कैरेक्टर ऑफ द फ्लोरल मॉर्फोलॉजी, दैट आर स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ द वोल्स. ठीक है, वोल्स कौन कौन से हैं आपका, कार्पस, वोल्स आपके हो गए सेपल्स, पेटल्स, देन एंड्रोशियम, देन वैनिशियम. ये आपके वोल्स हैं और ये स्पाइरली प्रेजेंट है. देन नेक्स्ट वन इज जाइगोमॉर्फिक, हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर्स, और फ्रीडम ऑफ द फ्लोरल पार्ट्स. तो हमको यहाँ बताना है विच कैरेक्टर इज द एडवांस कैरेक्टर. सो एडवांस कैरेक्टर इज जाइगोमॉर्फिक. जाइगोमॉर्फिक जिसको आप ऐसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं आप जाइगोमॉर्फिक को. ठीक है, यानी जिसे हम एक से ज़्यादा सिमेट्री पर प्लांट को नहीं काट पाते, तो वो ज़्यादा एडवांस कैरेक्टर जो है वो माना जाता है. इसका अपोजिट होता है अपना एक्टिनोमॉर्फिक. देखिए, निम्नलिखित में से कौन से प्रसिद्ध व्यक्ति क्रमशः पर्यावरणविद, पुरा वनस्पतिविद एवं भ्रूण विज्ञानी हैं. तो जो हम पेलियोबोटनिस्ट हैं जिसके बारे में हम जानते हैं वो है बीरबल साहनी, बी साहनी. तो बीच में हमारे जो सेंटर है उसमें आ रहे हैं बी साहनी, ऑप्शन नंबर 2 में. तो हमारा सीधा सीधा आंसर हो जाता है कि आर मिश्रा पर्यावरणविद हैं, पेलियोबोटनिस्ट हैं बी साहनी, और जो भ्रूण विज्ञानी हैं वो हैं पी महेश्वरी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जीनिया पराकरणों का प्रभाव होता है बीजांडकाय पर, भ्रूण पर, भ्रूणपोष पर, या वर्तिकाग्र पर. जीनिया is an effect of the pollen grain on nucleus, embryo, endosperm और stigma.
सो आंसर इज एंडोस्पर्म, जिसमें कलर्ड एंडोस्पर्म हो जाता है, ज़ीनिया इफेक्ट। नेक्स्ट वन इज पॉलीएम्ब्रियोनी इज a characteristic feature of citrus, banana, papaya or cucurbits. Polyembryony is a characteristic feature of citrus plants. Next question is triploid plants can be obtained from the culture of anthers, shoot meristem, endosperm और antipodal cells. तो हमको बनाने हैं 3N प्लांट्स, ट्रिप्लॉइड प्लांट्स, और ट्रिप्लॉइड प्लांट्स के लिए जो बेस है हमें वो ट्रिप्लॉइड ही चाहिएगा, तो वो हमें मिलेगा कहाँ से भी, एंडोस्पर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूसेलर एम्ब्रियो इज एपोमाइटिक एम्ब्रियो, एम्फीमिक्टिक हैप्लॉइड, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी और एम्फीमिक्टिक डिप्लॉइड। यानी कि बीजांड का एक भ्रूण जो होता है वो असंगजनिक भ्रूण होता है, या एम्फीमिक्टिक अगुणित होता है, या अपस्थानिक भ्रूणता से बनता है, या एम्फीमिक्टिक द्विगुणित होता है। बीजाणु का एक भ्रूण यानी न्यूसेलर एम्ब्रियो जो होता है वो कैसे बनता है, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी से। ठीक है, एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी से न्यूसेलर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। न्यूसेलस बाहर का पोर्शन होता है, एग के जो आपका फीमेल गैमेटोफाइट होता है उसके बाहर का जो पोर्शन होता है वो न्यूसेलस कहलाता है। अगर वहां पर किसी भी प्रकार का एम्ब्रियो बन रहा है तो दिस इज कॉल्ड एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, अपस्थानिक भ्रूणता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तिकाग्र की संगतता पहचानी जाती है पॉलन किट द्वारा, कोशिका बाह्य प्रोटीनों द्वारा, यूबिस्ट बॉडी द्वारा या एक्स बॉडीज द्वारा। The compatibility of the stigma is recognized by pollen kits, extracellular proteins, ubiquitous bodies और X bodies. तो जो compatibility होती है वो recognize की जाती है through extracellular proteins. ठीक है, स्टिग्मा को ये कौन सी स्टिग्मा सूटेबल है ये पॉलन ग्रेन्स को किस बेसिस पे पता लगता है कि वो एक्स्ट्रासेलुलर प्रोटीन्स के बेसिस पे पता लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैरेंकल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फैमिली यूफोरबिएसी, एरिकेसी, एस्क्लेपिडेसी और एकेंथेसी। कैरेंकल जो होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये सीड है और सीड के ऊपर जो एक्स्ट्रा एक पार्ट प्रेजेंट होता है, ग्रोथ की तरह से एक एक्स्ट्रा पार्ट प्रेजेंट होता है विच इज कॉल्ड कैरेंकल। तो ये जो कैरेंकल होता है ये खास तौर से प्रेजेंट होता है यूफोरबिएसी फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उनके सीड्स में। तो आपका क्वेश्चन है कि यूफोरबिएसी कैरेंकल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द ग्रुप यूफोरबिएसी, सीड्स में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्विबीजाणुज भ्रूणपोष का एक प्रकार है, एडोक्सा प्रकार, इलियम प्रकार, प्लम्बिज़ाला प्रकार या पॉलीगेनम प्रकार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ बाइस्पोरिक एम्ब्रियोसैक। अब आपको यहाँ बाइस्पोरिक शब्द को देखना है, एडोक्सा, एलियम, प्लम्बिज़ाला या पॉलीगोनम। So the answer is, direct answer, allium type. Next question is पारिभाषिक पद। कॉलम फर्स्ट को परागण कारक से सुमेलित कीजिए और नीचे लिखे सहायता पुटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपको यहाँ दे रखे हैं लाइक मधुमक्खी, हवा, चमगादड़, वर्षा, चींटी, और इस तरह से होने वाला जो पॉलिनेशन है उनके नाम दे रखे हैं, ओम्ब्रोफिली, माइरमिकोफिली, देन मेलिटोफिली, एनिमोफिली और काइरोप्टेरोफिली। आपको एक भी अगर आता है तो आप आराम से इसका जो कॉम्बिनेशन है वो सेट कर पाएंगे। एंड द आंसर इज आंसर नंबर 3,
और आप 3 जो आंसर है आप उसको मिला सकते हैं। कैसे है देखिए, जो आपका मधुमक्खी द्वारा होने वाला पॉलिनेशन है उसे हम कहते हैं मेलिटोफिली। इसके बाद हवा द्वारा होने वाला जो पॉलिनेशन है इसे हम कहते हैं एनिमोफिली। चमगादड़ द्वारा होने वाला जो पॉलिनेशन है वो कहलाता है काइरेप्टो या चाइरेप्टोफिली। देन वर्षा के द्वारा, पानी के द्वारा जो होने वाला, रेन के द्वारा होने वाला जो पॉलिनेशन है वो कहलाता है ओम्ब्रोफिली। और चींटी के द्वारा होने वाला जो पॉलिनेशन है वो कहलाता है मायर्मिकोफिली। सो आंसर नंबर इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए कूटों की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए कूटों की सहायता से भ्रूणपोष की अनुपस्थिति में अभिलक्षित कुलों का चयन कीजिए। फैबेसी, आर्किडेसी, ट्रेपेसी, एपिएसी और लॉरेंथेसी। तो ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, आपको बताना है कि किस में एंडोस्पर्म ही नहीं पाया जाता। अब एंडोस्पर्म जिसमें नहीं पाया जाता, देखिए फैबेसी मटर की फैमिली, उसमें सब कुछ होता है। एपिएसी आपके पूरा धनिया के ग्रुप है, सौंफ, धनिया, जीरा, एपिएसी फैमिली, इसमें सब कुछ होता है। लॉरेंथेसी फैमिली में होता है। हमारे बचते हैं आर्किडेसी और ट्रेपेसी। ये जो 2 फैमिलीज हैं इनके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता है। सो आवर आंसर इज आंसर नंबर 4, बी एंड सी। द्विनिषेचन सर्वप्रथम देखा गया था जेनसन द्वारा, नवाश्चिन द्वारा, नवाशीना द्वारा, शुल्स द्वारा। सबसे पहले किसने देखा था इसको? नवाश्चिन जो थे इन्होंने सबसे पहले डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में बताया था। एंजियोस्पर्म्स में डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में बताया था। एल्यूरोन ऊतक पाया जाता है। एल्यूरोन आप जानते हैं मोनोकॉट प्लांट्स की जो सीड्स होते हैं उनकी अंदर एक स्पेसिफिक लेयर होती है जो एल्यूरोन लेयर कहलाती है सीड्स के अंदर की तरफ। तो यहाँ देखिए, एक बीजपत्रीय बीजों का मंडयुक्त भ्रूणपोष, एक बीजपत्रीय बीजों के भ्रूण का एक भाग, एक बीजपत्रीय बीज की बाह्य सुरक्षात्मक कोशिका परत, एक बीजपत्रीय बीजों के मंडयुक्त भ्रूणपोष के चारों तरफ उपस्थित जीवित कोशिकाओं की परत। तो इसका जो आंसर है ये है आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्विबीजपत्रीय भ्रूणोद्भव से निम्नलिखित में से कौन से प्रकार में युग्मनज लंबवत भित्ति द्वारा विभाजित होते हैं? आंसर को, क्वेश्चन को मैं इंग्लिश में भी पढ़ती हूँ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द एम्ब्रियोजेनी इन डाइकोट्स द जाइगोट डिवाइड्स बाय ए वर्टिकल वॉल? पेपेरॉइड टाइप, चिनोपोडियल्स टाइप, सोलेनॉइड टाइप या ओनोग्रॉइड टाइप? जो जाइगोट बना है वो सबसे पहले लॉन्गिट्यूडिनल वॉल के, वर्टिकल वॉल जो है उससे ऐसे जाइगोट बना, और जो जाइगोट है वो सबसे पहले ऐसे डिवाइड होगा। तो किसमें किस तरीके का ऐसा टाइप होता है जिसमें ये चीज़ प्रेजेंट होती है, और वो हमारा होता है पाइपरॉइड टाइप। Now the next question is, perisperm is present in Ricinus communis, Piper nigrum, Meristica fragrans and Taxus baccata. So the answer is Piper nigrum. Next question, which of the following is not a floral adaptation to prevent self pollination? आपको बताना है कि कौन सा ऐसा adaptation इनमें से ऐसा नहीं है जिसके कारण सेल्फ पॉलिनेशन को रोका जा सके। डाइकोगेमी, हर्कोगेमी, डाइक्लाइमी और पॉलीस्पर्मी। सो आंसर इज पॉलीस्पर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना युग्मक संलयन के बीजाणुभेद के उत्पादन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए स्पोरोफाइट विदाउट गैमेटिक फ्यूजन इज नोन एज एपोप्टोसिस। एपो मीन्स एब्सेंट। Now, speciation in which a population splits into two geographically isolated populations experience dissimilar selective pressure and genetic drift. Speciation की जो process है जिसमें population split हो जाती है 2 parts में, geographically isolated areas में, और they experience the dissimilar selective pressure and genetic drift. So the answer may be sympatric, allopatric, parapatric और peripatric speciation
and the answer is allopatric speciation. Next question is, in which of the following ecosystems the annual rainfall is limited? Lack of nutrients in the soil and dry climate throughout the year. तो ऐसा कौन सा इकोसिस्टम है जहाँ पे रेनफॉल भी लिमिटेड होगी, न्यूट्रिएंट्स भी कम होंगे सॉइल में, और जहाँ पर ड्राई क्लाइमेट रहेगा पूरे साल? तो ओशियन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि वहाँ तो बहुत पानी है, लेक हो नहीं सकता, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वहाँ तो खूब बारिश होती है, देन द आंसर शुड बी ग्रासलैंड्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सहभोजिता का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ commensalism? Nitrogen fixing bacteria in association with legume plant roots, a microbe in living human guts, orchid plant growing on the trunk of the mango tree, and Anabaena in the aerial root of cycas. So आपको सिर्फ बताना है commensalism, जिसका मतलब होता है कि दोनों एक दूसरे के साथ हैं लेकिन एक दूसरे को कोई फायदा या नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं. तो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर होगा, दिस इज ऑर्किड प्लांट ग्रोइंग ऑन द ट्रंक ऑफ द मैंगो ट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Lindman's efficiency between trophic levels is depicted by the formula efficiency is equal to A by B, where A and B respectively are assimilation at tropic level n and assimilation at tropic level n-1, intake at tropic level n, and net productivity at tropic level n-1, assimilation at tropic level n and productivity at tropic level n-1, the productivity at tropic level n and assimilation at tropic level n-1. तो यहाँ लिंडमैन्स का जो सूत्र होता है, लिंडमैन्स एफिशिएंसी फॉर्मूला जो है उसमें A by B है. अब इसमें आपको बताना है कि A किस चीज़ को इंडिकेट किया गया है और B किस चीज़ को इंडिकेट किया गया है. तो यहाँ जो A होता है वो होता है assimilation at tropic level n divided by assimilation at tropic level n-1. ठीक है, तो आंसर होगा आंसर नंबर 1. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय प्रदूषक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट? ओजोन, बेंजीन, मर्करी और कार्बन मोनोऑक्साइड. सो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट इज ozone. Next question is, the uppermost zone of the atmosphere of Earth where short-wave UV radiations are absorbed is thermosphere, mesosphere, stratosphere और troposphere. ऐसा क्षेत्र जिसमें कि UV radiations जो हैं वो absorb की जाती हैं. So answer is 3, stratosphere. Now next question is, नीचे दिए गए कूटों की सहायता से प्रक्रिया एवं उसकी कारक प्रजातियों के सुमिलित युग्मों का चयन कीजिए. नाइट्रोजन साइकिल का ये क्वेश्चन है जिसमें कि आपको बैक्टीरियाज के नाम बताने हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, लाइक डीनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन. और इसका फ्यूजिटिव और स्पीशीज दी हुई है लाइक राइजोबियम, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, स्यूडोमोनास एंड एजिटोबैक्टर. अब हमें बताना है कि इसमें कौन क्या क्या काम करता है. सो पहले मैं आपको बताती हूँ, द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर 3. और अब आप इसको देखिए, when we are going with answer number 3, so डीनाइट्रिफिकेशन, ये आपको बहुत अच्छे से याद रख लेना है. डीनाइट्रिफिकेशन स्यूडोमोनास, देन नाइट्रिफिकेशन नाइट्रोबैक्टर, एंड देन नाइट्रोजन फिक्सेशन. नाइट्रोजन फिक्सेशन जो करते हैं वो करते हैं राइजोबियम और एजिटोबैक्टर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the assertions and reasons of this and select the correct answer using the code given below. The available energy of an ecosystem decreases with the length of food chain. जैसे जैसे food chain बढ़ती जाती है वैसे वैसे energy कम होती जाती है. Second one is, at each transfer of the energy in the food chain, large portion of the potential energy is lost as heat.
और जैसे जैसे हर लेवल पे ट्रांसफ़र होता है तो बहुत सारे अमाउंट में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो चली जाती है। देखिए, ये एक सही बात है कि जैसे जैसे हम ट्रॉपिक लेवल्स में नीचे से ऊपर की तरफ चलते चले जाते हैं, वैसे वैसे जो एनर्जी है उसका लॉस होता चला जाता है। ये एक एकदम सही बात है। दूसरी बात इसने क्या कही है कि ये जो लॉस है वो किस किस तरह की एनर्जी का होता है, पोटेंशियल एनर्जी का होता है। तो यहाँ ये एकदम सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो जो हमारा आंसर है, आंसर 3 as A and R both are true and R is the correct explanation of A. ठीक है, तो ये जो हमारा 3 आंसर है, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पारिस्थितिक सेवा के प्रकार को उसमें दी गई सेवा से सुमेलित कीजिए और नीचे कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। Match the type of the ecosystem services with the services rendered under this type and choose the correct answer using the codes given below, like provision services, regulation services, support services and social services. क्या होता है कि जो इकोसिस्टम सर्विसेज हैं उसके अकॉर्डिंग कुछ पर्टिकुलर पार्ट है जैसे एक पर्टिकुलर सर्विसेज के अंडर रखा जाता है। फॉर सी एग्जाम्पल, अब आपका ये जो क्वेश्चन है, अगर हम इसका आंसर देखें तो देखिए इसका आंसर है आंसर नंबर 2। और अब देखिए आप, जब हम आंसर नंबर 2 को देखते हैं तो जो प्रोविजन सर्विसेज है उसके अंदर शामिल होती है वाटर सप्लाई। रेगुलेशन सर्विसेज जो होती हैं उसमें शामिल होगा कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। सपोर्ट सर्विसेज जो हैं वो होंगी एक्चुअल एरिया विच इज़ प्रोटेक्टेड। और सोशल सर्विसेज जो होंगी वहाँ आता है इको टूरिज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम द फूड वेब इन्वॉल्व्स मोर स्पीशीज एंड मोर ट्रॉपिक लेवल्स। कौन सा ऐसा इकोसिस्टम है जिसके फूड वेब में सबसे ज़्यादा स्पीशीज और सबसे ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल्स प्रेजेंट होंगे, मतलब कि सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी जहाँ पर प्रेजेंट होगी। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ओशन इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम या रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो अगर जिस तरह का दिया हुआ है उसमें हम कंपैरेटिवली देखें तो ओशन इकोसिस्टम एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसके अंदर बहुत सारी स्पीशीज और बहुत सारे ट्रॉपिक लेवल्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। सो द आंसर इज महासागर और एशियन इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी प्रजाति को रेड डाटा बुक में दुर्लभ प्रजाति कहा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज ऑफ द राजस्थान हैज द रेयर स्टेटस इन रेड डाटा बुक? डाइक्लिप्टेरा अबुएंसिस, स्ट्रोबिलेंथस हॉलबर्गाई, सेरोपेजिया ओडोरेटा, एनोगाइसिस सेरिसिया। इसमें से हमें रेयर स्पीशीज का नाम बताना है, वो भी राजस्थान में जो रिकॉर्ड की गई है, और वो है हमारी एनोगाइसिस सेरिसिया। सो द आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसिडर असर्शंस एंड रीजंस एंड चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। नेचुरल गैस इज एन इको फ्रेंडली फ्यूल। प्राकृतिक गैस एक पर्यावरण अनुकूलन ईंधन है। इट प्रोड्यूसेस फ्यू पॉल्यूटेंट्स एंड लेस कार्बन डाइऑक्साइड पर यूनिट एनर्जी देन एनी अदर फॉसिल फ्यूल ऑन द कंबंशन। कि जब हम इसे जलाते हैं तो किसी भी और जीवाश्मीय ईंधन की तुलना में ये कम प्रदूषक और कम कार्बन डाइऑक्साइड प्रति इकाई ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो जैसा कि आपको समझ में आ ही रहा है कि अगर हम इसमें देखें तो बात बिल्कुल सही है। और हम इसे किस आधार पर कह रहे हैं नेचुरल गैस इज एन इको फ्रेंडली गैस, इसका कि जो लॉजिक है नीचे बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो हमारा आंसर होता है आंसर नंबर 2, जिसमें कि लिखा है कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संकटग्रस्त प्रजातियों की विभिन्न श्रेणियों के सही अनुक्रमिक चयन का
क्रम का चयन कीजिए, यानी चूज द करेक्ट सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशीज। हम किस बेसिस पे इसकी कैटेगराइजेशन करते हैं? रेयर, विनरेबल, एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट। ठीक है, तो ऐसे ही अलग अलग इसमें कॉम्बिनेशंस दिए हैं, लाइक रेयर एंड एंडेंजर्ड, विनरेबल, एक्सटिंक्ट, या विनरेबल, रेयर, एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट, तरह के कॉम्बिनेशंस आपको दिए हुए हैं। वी हैव टू बी फोकस टुवर्ड्स द राइट कॉम्बिनेशन, ताकि आपके एग्जाम में एकदम राइट चीज याद आए। सो द आंसर इज आंसर नंबर 3. Okay, answer number 3, that is vulnerable, then rare, then endangered and extinct. VREE, vulnerable, rare, endangered and extinct. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनेस्को के अप्रैल 2018 के उद्घाटन के अनुसार भारत के कितने बायोस्फीयर रिजर्व विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क के भाग हैं? एज पर द अप्रैल 2018 अपडेट ऑफ द यूनेस्को, how many biosphere reserves of the India are a part of the world network of the biosphere reserve? हमारे देश के कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो कि वर्ल्ड के बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क के पार्ट हैं? सो द आंसर इज 11. ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड में जो नेटवर्क है बायोस्फीयर रिजर्व का, उसमें से जो हमारा देश है उसके कितने? 11. ये याद रखना है आपको, 11 बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे हैं जो कि हमारे देश से लिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गलत कथन का आपको चयन करना है यहाँ पर। ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी इंक्रीजेस टुवर्ड्स इक्वेटर। अब आप अपने दिमाग में अर्थ को लेकर चलिए, और ये हमारी इक्वेटर रही, और आप जानते हैं कि अर्थ के सामने एकदम जब सन होता है, आई मीन टू से इक्वेटर पे सन की रेज सीधी पड़ती हैं, और यही वाला जो पोर्शन है बहुत ज़्यादा हीट रहती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और ये वाला जो एरिया होता है विच इज़ कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और इसके ऊपर की तरफ हम जाते हैं तो हम टेम्परेट रीजन की तरफ चले जाते हैं, देन पोलर रीजन की तरफ चले जाते हैं। ये आपको दिमाग में रखते हुए इस आंसर को सॉल्व करना है। देखिए, ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी इंक्रीजेज टुवर्ड्स इक्वेटर। जैसे जैसे हम इक्वेटर की तरफ जाते हैं, दिस इज इक्वेटर, सेंटर लाइन, जैसे जैसे हम इक्वेटर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे बायोडाइवर्सिटी बढ़ती है। फर्स्ट आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो ये तो सही बात है। बायोडाइवर्सिटी इज मोर इन टेम्परेट रीजन देन इन ट्रॉपिक रीजन। दिस इज ट्रॉपिक रीजन, और ये कह रहा है कि ऊपर वाले रीजन में बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, बीच में कम होती है। नेक्स्ट देखिए, बायोडाइवर्सिटी इज मोर इन ट्रॉपिक देन द टेम्परेट रीजन। बायोडाइवर्सिटी ट्रॉपिक रीजन में सबसे ज़्यादा होती है कंपेरेटिवली टेम्परेट रीजन पे। बायोडाइवर्सिटी इज लीस्ट इन पोलर रीजन। पोलर रीजन में बायोडाइवर्सिटी सबसे कम होती है। तो देखिए, पहली चीज़ है ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी इंक्रीजेज टुवर्ड्स इक्वेटर, बिल्कुल सही बात है। सेकेंड बात देखिए, बायोडाइवर्सिटी इज मोर इन टेम्परेट रीजन देन इन द ट्रॉपिक रीजन। ट्रॉपिक रीजन जो होता है वहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा तरीके की फूड वेब्स, फूड चेन्स चल रही होती हैं, और वहाँ सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। तो ये जो आपका आंसर है ये गलत है, यानी कि आंसर आपका जो है वो सही ये वाला होगा, लेकिन स्टेटमेंट ये गलत है कि बायोडाइवर्सिटी इज मोर इन टेम्परेट रीजन देन इन ट्रॉपिक रीजन। बाकी के दो स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि बायोडाइवर्सिटी इज मोर इन द ट्रॉपिक रीजन देन इन टेम्परेट रीजन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और पोलर रीजन्स जो होते हैं वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी कम हो जाती है, ये भी एक सही स्टेटमेंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मृदा प्रदूषण होता है। Soil pollution is caused by modern technologies in harvesting, integrated pest management, afforestation और industrial and mining waste। मृदा प्रदूषण किसके द्वारा होता है? फसल काटने की आधुनिक तकनीकों के कारण, या एकीकृत हानिकारक कीट प्रबंधन के कारण, वन रोपण के कारण, या औद्योगिक एवं खनन अपशिष्ट के कारण। तो ये तो आप ज़्यादा सोचने की बात ही नहीं है, आप जानती हैं कि इसका आंसर है यही होगा, औद्योगिक एवं खनन अपशिष्ट के कारण। मनाए जाने वाले विभिन्न दिवसों को उनके दिनांक के साथ सम्मिलित हमको करना है। ये दिया है वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे, और फिर वर्ल्ड वेटलैंड डे, वर्ल्ड वाटर डे, एनवायरमेंटल डे एंड अर्थ डे। अब जो भी एक आपको आता है उससे आप सबसे पहले मिला लीजिए।
और उसके बाद आपके सारे आंसर्स जो हैं वो सही मिल जाएंगे। फॉर से एग्जाम्पल आपका जो वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे है वो आपका आता है 22 मई को। एनवायरमेंटल डे आप जानती हैं 5 जून को, और बाकी आप इस तरह से ही सारे एक दूसरे से मिला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फैले तेल के जैवोपचार हेतु प्रयुक्त सुपरबग कौन सा था? स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस, स्यूडोमोनास फ्यूटिडा, एस्चेरिचिया कोलाई और बैसिलस सबटिलिस। तो आपको पता है ये आंसर है आंसर नंबर 2, स्यूडोमोनास फ्यूटिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। जल के कीटाणुरोधन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील क्या होता है? मोस्ट रिएक्टिव डिसइंफेक्टेंट ऑफ द वाटर इज योर, बहुत कोरोना के टाइम सबने सीख ही लिया है, हाइपोक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फाइटोजियोग्राफिकल बेसिस फॉर प्लांट ब्रीडिंग में वेबिलो द्वारा मान्यता प्राप्त प्रमुख प्राथमिक केंद्रों की संख्या कितनी है? The number of the main primary centers as recognized by the Vavilov in the phytogeographical basis of the plant breeding is, कितनी है भाई? 8। वेबिलोव के अनुसार खेती वाले पौधों की उत्पत्ति के केंद्र अधिकांशतः कहाँ थे? According to the Vavilov, the center of the origin of the cultivated plants occurred mostly in माउंटेन रीजन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सारे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन थे इसलिए इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थार रेगिस्तान के औषधीय पादपों के वानस्पतिक नाम को उनके सामान्य स्थानीय नामों से सुमेलित करना है हमने। तो देखिए नाम दिए हैं केशिया अंगस्टिफोलिया, केमिफोरा मुकुल, केशिया फिस्टुला, साल्वाडोरा और सिट्रोलस। अब इसमें से जो भी आपको एक भी याद आता है अगर कोई, तो आप उससे आसानी से इसको मैच कर सकते हैं। और पहले मैं आपको आंसर बता देती हूँ। आंसर जो है आपका वो है आंसर नंबर 3। अब आप इसको आराम से मैच कीजिए। केशिया अंगस्टिफोलिया, और केशिया अंगस्टिफोलिया जो है वो कहलाता है सेना। ओके, देन केमिफोरा मुकुल, ये आपका कहलाता है गुगल। इसी तरह से आप इसको मिलाएंगे, केमिफेरा मुकुल गुगल, देन केशिया फिस्टुला अमलटास, तो येलो फ्लावर्स आते हैं जिसके, और उसके बाद साल्वाडोरा। साल्वाडोरा जो है उसका कॉमन नेम जो है वो है जाल का पेड़, और सिट्रुलस जो है वो आपका है इंद्रायण। तो ऐसे करके आप इसको मिला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संभावित खाद्य मूल के पादप रागी का वानस्पतिक नाम है। द बॉटनिकल नेम ऑफ द रागी, ए प्लांट विथ पोटेंशियल फूड वैल्यू इज एविना सटाइवा, फेगोपायरम एस्क्युलेंटम, एमारैंथस प्रुइंटस और इल्यूसिन कोराकाना। द बॉटनिकल नेम ऑफ द रागी, रागी का आपको नाम बताना है, इल्यूसिन कोराकाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनाज के पादप के खाद्य अंश क्या होते हैं? द एडिबल पार्ट ऑफ ए सीरियल इज फ्रूट, सीड, एंडोस्पर्म और कोटिलेडन्स। तो जो हम खाते हैं वो हम खाते हैं फ्रूट। ठीक है, सीड नहीं आएगा इसमें, याद रखिएगा। हम जो उसका पार्ट खाते हैं अनाज का वो हम खाते हैं उसका फ्रूट।